Hello students, beta this is unit 4 of your chapter number 3rd in your biology. इकोसिस्टम जो आपका टॉपिक था चैप्टर नंबर 3rd का इकोसिस्टम, उसका यूनिट 4 आज हम आपको पढ़ाएंगे। बेटा इकोसिस्टम क्या होता है, जैसे आप सबको पता है इकोसिस्टम क्या है। एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं, उनका जो इंट्रैक्शन है आपस में, वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम उस पर्टिकुलर एरिया का कहलाता है। तो बेटा किसी भी इकोसिस्टम में, या हम कह सकते हैं नेचर में, नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव बाय इटसेल्फ। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अकेला नहीं रह सकता है, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच थिंग्स एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे, ये भी आपको बताएंगे। जैसे देखिए, डियर इट नीड्स अ ग्रास टू लिव एंड अ लॉयन नीड्स डियर टू लिव। डियर क्या खाता है, हिरन क्या खाता है, हिरन घास खाता है ना। तो हिरन अपनी सर्वाइवल के लिए, मतलब अपने जीवित रहने के लिए किस पर डिपेंड है, घास पर डिपेंड है, ठीक है। और लॉयन क्या खाता है, लॉयन डियर को खाता है, लॉयन हिरन को खाता है। तो लॉयन अपने जीवन के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, डियर के ऊपर डिपेंड है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि डियर जो है वो डायरेक्टली अपनी लाइफ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए ग्रास पर डिपेंड है, बिकॉज इट नीड्स ग्रास डायरेक्टली। डियर को ग्रास की ज़रूरत डायरेक्टली पड़ती है, डायरेक्टली वो ग्रास को खा रहा है। और लॉयन जो है इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन ग्रास इनडायरेक्टली। लॉयन भी ग्रास के ऊपर डिपेंड है इनडायरेक्टली, क्योंकि लॉयन ग्रास नहीं खा रहा है, लॉयन डायरेक्टली ग्रास नहीं खा रहा है, लेकिन लॉयन डियर को खा रहा है जो कि ग्रास खा रहा है। तो अगर ग्रास नहीं होगी तो डियर भी जीवित नहीं रहेगा, है ना। अगर सारी की सारी जो ग्रास है उसे हम नष्ट कर देंगे तो डियर या फिर जितने भी हर्बीवोर्स हैं वो नहीं रहेंगे, ठीक, तो मर जाएंगे, है ना, बिकॉज ऑफ हंगर, क्योंकि उनका जो फूड है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। जब हर्बीवोर्स या जैसे डियर है वो मर जाएगा, तो जो कार्निवोर्स है, जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, वो कैसे जीवित रहेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो कार्निवोर्स हैं या फिर जो लॉयन है जो कि कार्निवोर है, इट इज़ इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ग्रास। तो इस तरह से एक इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, ठीक है। इसी तरह से बेटा ऑल द प्लांट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जैसे ये तो हमने आपको लॉयन और डियर का एग्जाम्पल देकर समझाया। तो इसी तरह से दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स सर्वाइवल ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर। दुनिया में जितनी भी जीवित चीज़ें हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर, उनका जो सर्वाइवल है, उनका जो सर्वाइवल मीन्स जीवित रहना, उनका जो जीवन है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर अ लिविंग थिंग टू सर्वाइव इट मस्ट एग्जिस्ट इन सर्टेन प्रोपोर्शन एंड अलाउ अदर लिविंग थिंग्स टू एग्जिस्ट। तो भगवान ने नेचर में, जो प्रकृति में जो बनाया है, वो एक बैलेंस भगवान ने बनाया है। बैलेंस बनाया है मतलब हर ऑर्गेनिज्म को, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक निश्चित, मतलब जो राइट प्रपोर्शन है, राइट प्रपोर्शन मतलब जो करेक्ट उसका जो नंबर है, उसमें ईश्वर ने बनाया है। अगर उसमें हम डिस्टर्बेंस करते हैं तो क्या होता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्या समझ में आया। नेचर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब नेचर के द्वारा इक्वल प्रोपोर्शन में बनाए गए हैं, जिसे हम कहते हैं बैलेंस इन नेचर। नेचर में जीवों का संतुलन है, लेकिन अगर उसके अंदर हम डिस्टर्ब कर देंगे किसी भी तरह से तो क्या होगा, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इफ़ देयर आर टू मेनी लॉयंस दे विल किल ऑल द डियर। अगर मान लेते हैं बहुत सारे शेर हो जाएं, बहुत सारे शेर का नंबर, शेर का बहुत ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा, वो सारे के सारे डियर को मार देंगे, सारे के सारे हिरन को ख़त्म कर देंगे। ऑन द अदर हैंड इफ़ देयर आर टू मैनी डियर दे विल ईट टू मच ग्रास एंड नॉट लीव एनी ग्रास फॉर द अदर एनिमल्स। इसी तरह से अगर डियर की संख्या बढ़ती चली जाए, हिरनों की संख्या बढ़ती चली जाए, तो क्या होगा, जितने भी ग्रास है वो सब अकेले हिरन ही खा जाएंगे, और जो बाकी एनिमल्स हैं, यानी जो हर्बीवोर्स है लाइक काऊ, बफेलो, ये भी तो हर्बीवोर्स हैं, ये भी ग्रास खाते हैं, तो इनके लिए खाने को ग्रास नहीं बचेगी, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका राइट प्रपोर्शन में होना ज़रूरी है, जो क्या कहलाता है, जिसको हम कहते हैं बैलेंस इन नेचर, ठीक है।
तो इस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सबको क्या करना चाहिए, दे मस्ट एग्जिस्ट टू सर्वाइव एंड अलाउ अदर्स टू सर्वाइव। खुद भी सर्वाइव रहना चाहिए, खुद भी उन्हें जीवित रहना चाहिए और दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी जीवित रहने देना चाहिए। ठीक है, तो बेटा कुछ टर्म्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीवित प्राणी हैं, वो एक दूसरे के ऊपर कई तरह से डिपेंड कर सकते हैं, जैसे सिम्बायोसिस, पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन। इनको हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। सिम्बायोसिस क्या होता है बेटा? It is defined as the living together of two or more organisms of different species in an intimate association in which both partners benefit. इसमें बेटा क्या होता है, कोई भी दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस तरह से रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक पार्टनरशिप में रहते हैं और वो इस तरह से रहते हैं कि दोनों ही जो ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों ही प्राणियों को इक्वल बेनिफिट मीन्स लाभ, इक्वल लाभ, बराबर लाभ होता है। ठीक है, कोई भी एक पार्टनर नुकसान में नहीं रहता है। जैसे बेटा एक जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो बहुत कॉमन है, विच इज़ नोन एज लाइकेन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है लाइकेन किसकी? एल्गी और फंगी की। एक एल्गी होती है और फंजी होती है, जब दोनों मिलकर साथ रहते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, मतलब एल्गी और फंजाई का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो लाइकेन कहलाता है। ठीक है, होता क्या है इसमें? एल्गल पार्टनर प्रोवाइड्स फूड एंड मिनरल्स टू द फंगल पार्टनर एंड द फंगल पार्टनर इन टर्न प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल टू द एल्गल पार्टनर। बिकॉज बेटा आपको पता है एल्गी जो इट इज़ ग्रीन इन कलर, सो इट इज़ एबल टू प्रिपेयर इट्स फूड। एल्गी क्योंकि हरे रंग की होती है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा एल्गी अपना फूड बना लेती है। ठीक है, लेकिन फंजाई क्या है? फंजाई इज़ कलरलेस प्लांट, है ना, उसमें कलर नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसीलिए वो अपना खाना भी खुद नहीं बना सकती। तो जब एल्गी और फंजाई एक साथ रहते हैं तो एल्गी जो खाना बनाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, जो फूड मैन्युफैक्चर करती है, उस फूड को एल्गी फंजाई को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और फंगी क्या करती है? इन टर्न इट प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गल पार्टनर। फंगी जो होती है ना, उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं राइजोइड्स, जो कि रूट जैसे होते हैं, जिनके द्वारा फंगी वाटर और मिनरल्स को सॉइल में से एब्जर्व कर लेती है। तो फंगी क्या करती है? एल्गी से खाना लेती है और खाने के बदले में फूड और मिनरल्स एल्गी को प्रदान कराती है। ठीक है, तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है एल्गी और फंजाई में, जो इस तरह की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें एल्गी और फंजाई दोनों का फ़ायदा हो रहा है, इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं लाइकेन। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है दैट इज़ नोन एज माइकोरिज्म। सॉरी, इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। बेटा ये एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें एक फंगस हायर प्लांट्स मतलब जैसे एंजियोस्पर्म्स हो गए, एंजियोस्पर्म्स के मेंबर, उनके रूट्स में अपना घर बना लेते हैं। फंगस हायर प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं, यानी कि आप कह सकते हो फंगस और हायर प्लांट्स के बीच में जो एसोसिएशन है उसको हमने नाम दे दिया माइकोरिज्म। और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये भी किस तरह की रिलेशनशिप है? सिम्बायोटिक मीन्स इसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा है, फंगस को भी फ़ायदा हो रहा है और जो हायर प्लांट है उसको भी फ़ायदा हो रहा है। इन दिस एसोसिएशन द फंगल हाइफी हेल्प इन अपटेक ऑफ phosphate and nitrate etc. from the soil by the plant roots and receive the food material synthesized by the plant in turn. अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि जो हायर प्लांट्स हैं दे आर हैविंग क्लोरोफिल एंड दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो हायर प्लांट्स हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो फिर उनको किसी एसोसिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? बेटा इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं, जो हायर प्लांट्स हैं, ये इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं, ऐसी मिट्टी में ग्रो करते हैं जिसमें मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है। मिनरल्स जैसे फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स, जो फॉस्फेट और नाइट्रेट्स नाम के जो मिनरल्स हैं ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये जो हायर प्लांट्स जो माइकोरिज़ा में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं फंगस के साथ, ये प्लांट्स ऐसी मिट्टी में ग्रो करते हैं जहाँ फॉस्फेट और नाइट्रेट की कमी होती है। तो इसी वजह से क्या होता है, ये फंगल हाइफी के साथ इनकी रिलेशनशिप बनती है, जिससे फंगस क्या करती है, और ज़्यादा मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में प्लांट को हेल्प करती है। मीनिंग जो फंगल पार्टनर है वो हायर प्लांट को एक्स्ट्रा फॉस्फेट और एक्स्ट्रा नाइट्रेट प्रोवाइड कराता है। ठीक है,
और फंगस को आपको पता है इट इज़ अनेबल टू प्रिपेयर इट्स फूड बिकॉज इट लैक्स क्लोरोफिल, अपना खाना खुद नहीं बना सकती क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं है। सो जो फूड हायर प्लांट बनाता है उस फूड को हायर प्लांट फंगस को प्रोवाइड कराता है। इस तरह से फंगस और हायर प्लांट दोनों ही बेनिफिट, इन दोनों का ही इसमें फ़ायदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो रिलेशनशिप है इट इज़ नोन एज बेटा पैरासिटिज्म। In this association, one organism called the parasite depends on another organism called the host for its existence। एक इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है और जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है उस ऑर्गेनिज्म को तो हम क्या कहते हैं, गेस्ट। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है उसको हम कहते हैं गेस्ट, और जिस ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंड होता है उसको बोलते हैं होस्ट। ठीक है, तो बेटा द पैरासाइट डिपेंड्स ऑन द होस्ट फॉर फूड एंड द होस्ट रिसीव्स नो बेनिफिट एट ऑल। अब देखो डिफरेंस क्या है पैरासिटिज्म और सिम्बायोटिज्म में। सिम्बायोटिज्म में हमने देखा दो ऑर्गेनिज्म जब एक साथ रहते हैं उनमें दोनों को बेनिफिट होता था, लेकिन पैरासिटिज्म में क्या होता है, गेस्ट जो कि होस्ट के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड है, गेस्ट होस्ट से फूड लेता है लेकिन होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। द होस्ट इज़ इन फैक्ट अ लूज़र एज द फूड द होस्ट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द पैरासाइट। जो होस्ट है इसमें वो लूज़र है, मीन्स वो अपना सब कुछ लूज़ कर देता है, खो देता है, क्योंकि जो भी फूड वो बना रहा है वो सब कौन ले रहा है, पैरासाइट ले जा रहा है। ठीक है, और होस्ट को बदले में कुछ भी नहीं दे रहा। ठीक, और इसके अलावा तो ये जो नुकसान है आप कह सकते हो, तो जो पैरासिटिक रिलेशनशिप में जो गेस्ट होता है वो होस्ट को हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, जो थर्ड इसमें भी बेटा जो पैरासाइट जो होते हैं वो भी दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ द एक्टो पैरासाइट एंड सेकेंड इज़ द एंडो पैरासाइट। एक्टो मीन्स क्या होता है, बाहर, एंड एंडो मीन्स अंदर। तो एक्टो पैरासाइट ऐसे पैरासाइट हो गए बेटा विच आर लिविंग आउटसाइड द होस्ट बॉडी। ऐसे पैरासाइट्स जो होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं उन पैरासाइट्स को हम कहते हैं एक्टो पैरासाइट। ठीक है, ऐसे पैरासाइट्स जो होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं, उसके अंदर एंटर नहीं करते और बाहर से ही अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्टो पैरासाइट। जैसे कि टिक्स, फ्लीज या फिर लाइसिस, ये सब क्या हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं। जो लाइसिस हैं जिसको हम कॉमन भाषा में जूं बोलते हैं, ये बेस्ट एग्जांपल है एक्टो पैरासाइट का। जूं क्या करती है, जो हमारा सिर होता है, बाल होते हैं, जो हमारी जो स्कैल्प होती है, खोपड़ी है ना, उसका क्या करती है, वहाँ से ब्लड को सक करती है। क्या करती है, ब्लड सक करती है। ठीक है, और इस तरह से जो ह्यूमन बींग्स हैं या जो दूसरे एनिमल्स हैं जिनमें ये मिलता है लाइसिस, तो उनका क्या करते हैं, उनमें ये एक्टो पैरासाइट की तरह से रहती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बॉडी के बाहर रहती है, बॉडी के अंदर एंटर नहीं करती, तो दैट इज़ वाइट इज़ एक्टो पैरासाइट। ठीक है, तो सेकंड टाइप का जो पैरासाइट्स होते हैं वो एंडो पैरासाइट, मीन्स दे आर लिविंग इनसाइड द होस्ट बॉडी। ऐसे पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं उन्हें हम एंडो पैरासाइट कहते हैं। जैसे टेप वॉर्म जो कि मलेरियल टेप वॉर्म, ठीक है, और दूसरा मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, इसके एग्जाम्पल हैं एंडो पैरासाइट की टेप वॉर्म। टेप वॉर्म क्या है बेटा, आपने बहुत सुना होगा, जो कैबेज होती है, पत्ता गोभी, उसके अंदर एक कीड़ा होता है। ठीक है, वही कीड़ा है टेप वॉर्म। और ये जो टेप वॉर्म होता है वो क्या होता है, सबसे पहले इंटेस्टाइन के अंदर जाता है और इंटेस्टाइन्स के में जब ब्लड के द्वारा क्या होता है, फिर इंटेस्टाइन से ब्लड के थ्रू ये हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है, हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो टेप वॉर्म है इट इज़ एन एंडो पैरासाइट। और जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया होता है, ये एक यूनिसेलुलर एनिमल है। यूनिसेलुलर मतलब जिसकी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है, प्लाज्मोडियम की, और ये सबसे पहले लीवर के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, ये ब्लड में जाकर जो हमारे आरबीसीज हैं, रेड ब्लड कार्पसेल्स हैं, उनके ऊपर अटैक करता है। तो इस तरह से दोनों ही बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। तो बेटा प्लांट्स आर पैरासिटाइज्ड बाय बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस एक्सेट्रा। इसके अलावा प्लांट्स की बॉडी में भी पैरासाइट्स मिलते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, वायरस या इंसेक्ट्स। ये सब प्लांट्स को भी क्या कर सकते हैं, प्लांट्स से भी अपना नरिशमेंट ले सकते हैं और प्लांट्स की बॉडी में भी पैरासाइट की तरह से रह सकते हैं। ठीक है बेटा, अब बेटा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं। बेटा दिस पॉइंट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।